क्या आप महसूस करते हैं कि आज ये सकत है कि इतनी बड़ी चेंज ला सकें जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की आग में जल रहे हैं? 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम इस बात को समझ गए हैं कि जितनी एड आती है अव्वल तो ये हम तक पहुंचती नहीं है, ये तो बीच ही में खुर्द-बुर्द हो जाती है, गदरबूद हो जाती है, गबन का हिस्सा बन जाती है और बैरूनी मुल्क असासों में इजाफे का दरिया बन जाती है। दूसरी बात यह कि पिछले 2, 2.5, 3 साल के अंदर जो बड़े बड़े 5 सर्वे हुए हैं, 86% अवाम जो हैं वो अमरीकी पॉलिसियों से नाखुश हैं, उसको यहाँ से दरबदर करना चाहते हैं और इस हेट्रेट के नतीजे में उससे न कोई इमदाद लेने को तैयार। भुट्टो साहब ने एटम बम बनाया था, घास खा के बनाया था ना, कि हम घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। लोगों ने घास खाई, एटम बम बनाया था। तो लोग पेट पर पत्थर बांध कर भी ये सारा काम करने को तैयार है। एक दफा हुकूमत इनिशिएटिव ले, फैसला करे, अवाम को एतमाद में ले। वैसे अब तो कुछ फर्क आया ना पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में। रेमंड डेविस की गिरफ्तारी, उसके बाद पुरस्कार रही, ऑपरेशन एबटाबाद, नफरत बढ़ी और हुकूमती सतह पर भी बात की गई कि हम अब डिक्टेशन नहीं लेंगे। पार्लियामेंट के अंदर जिस रेजोल्यूशन का आपने हवाला दिया, वैसे तो बड़ा क्लियर कट था कि अगर ये ड्रोन हमले बंद नहीं करते तो हम इनकी सप्लाई लाइन काट देंगे। इस तजवीज़ पर भी गौर तरा। आपके ख्याल में इसमें रुकावट कौन बनता है? मेरे नज़दीक तो सिविल हुकूमत सबसे ज़्यादा इसमें रुकावट है। यानी जरदारी और गिलानी का जो एक्सेस है, इनके अंदर दमखम नहीं है, इन तिलों के अंदर तेल नहीं है। इनसे उम्मीदें रखना बुतों से उम्मीदें रखने के मुतरादिफ है। ये ज़ईफ़ इब्न ज़ईफ़ और कमज़ोर इब्न कमज़ोर किस्म के लोग हैं। ये कोई अवाम के फलाह बहबूद के लिए, मुल्क के नज़रिए और कौम के मुस्तक़बिल के लिए सोचने की सलाहियत से फिर ये आप रहनुमाई कर दें हमारे नाज़रीन की कि फिर ये जो लीडरशिप का खला ये कौन पूरा करेगा? लीडरशिप ही पूरा करेगी। फ़क्र और दरवेशी के हवाले से, ये मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, फ़क्र और दरवेशी के हवाले से जो लोग मैदान अमल के अंदर होंगे, हमने बड़े बड़े धरने दिए हैं इस ज़माने में भी, अगले जुमे को गुजरावाले में भी है। 3 दिन के बाद 19 तारीख को पूरे मुल्क में यौम बलूचिस्तान है, उनसे यकजहती उस दिन भी धरना कोयटे के अंदर है। हमने देखा लोग बड़े जोश व खरोश के साथ बड़ी तादाद में शरीक होते हैं और फिल वाक़े कुछ करने और कर गुजरने की सलाहियत से मालामाल होते हैं। लीडरशिप अगर ये काम उनसे न ले या ना कर सके और अमरीका के जूते चाटती रहे तो जाहिर है कि आवाम को फिर ये सोचना पड़ेगा, जो आपका सवाल है, कि वो अपना वोट का पैटर्न बदलें। जिन्हें 5-5, 6-6 दफा वो इलेक्ट कर चुके हैं, झोलियां भर भर के लोग वोट देते हैं, जिन्हें 5 साल तक जाके बदल जाते हैं। 5 साल तक झोलियां भर भर के लीडरशिप ने की थी ना जी कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो दहशतगर्दी का सियासी अंदाज में सद्देबाब करेंगे। ड्रोन हमले कई गुना बढ़ गए। इसका मतलब कि जो लीडरशिप वोट लेती है आवाम से, उसके बाद धोखा। मेरा ख्याल है फौज ने पार्लियामेंट में इस सिविल लीडरशिप को भी एक्सपोज किया है कि हम ड्रोन हमले रोकने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फैसला तो सिविल हुकूमत को कर रहा है। सब जरा कराची ना चले, वो कराची जो रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान की मौशी शहर है, वो आज किरची किरची हो रहा है। पिछले 3 दिन के अंदर 72 लोग मारे जा चुके हैं, ये लाशें गिर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन लोग ये कर रहे हैं? आप जरा गाइड कर दें इसमें। देखिए, कराची की पहचान तो मुद्दत है दराज से MQM है। उसी ने बोरीबंद लाश का कल्चर इंट्रोड्यूस किया है, उसी ने भत्ताखोरी की तरफ लोगों को लगाया है, उसी के किए से सारे काम लोगों को मालूम है कि अंजाम पाए हैं। और ये जो 12 मई और 9 अप्रैल और 12 रबीउल के वाक़यात हैं, उसी के होते हुए हैं। और पीपल्स पार्टी ने भी उसके शर से बचने के लिए, उसकी न्यूसेंस वैल्यू को कैच करने के लिए हुकूमत ने उसको शामिल किया है। इसलिए कार्य ईसाले सवाब तो तमाम चीज़ों का MQM में क्या वहाँ पर ANP नहीं है? वहाँ पर और कई फैक्टर नहीं है क्या? लैंड माफिया नहीं है वहाँ? भत्ता माफिया नहीं है? इससे ज़्यादा अहम भी है। देखिए, जब हाउस डिसऑर्डर में हो और घर का कोई वाली वारिस ना हो तो फिर दुश्मन भी डर आते हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं कि सॉफ्ट वैली के अंदर। इसलिए कि कराची हब है पूरे मुल्क का माशी। कराची को डिस्टर्ब करना छोटे बड़े पड़ोस के दूर के दुश्मन की ख्वाहिश है कि ऐसा हो, इसलिए वो भी डर आए हैं। लेकिन मेरे नज़दीक बुनियादी मसला जो है वो उन लोगों को जो मुजरिम थे, पकड़ने के बाद भी अगर कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया कि वो सब हुकूमत के अंदर पहले ही बैठे हुए थे। और मैं तो प्रेस और मीडिया से भी सवाल करना चाहता हूं कि MQM हुकूमत में हो तो भी न्यूज़ में रहती है, MQM अपोजिशन में तो भी न्यूज़ में, और कोई न्यूज़ के लिए नज़र नहीं आता है क्या? यानी ये बात सोचने की है कि उनके प्रेशर की वजह से, उनके खौफ की वजह से, उनकी दहशत की वजह से
या वो टेल ट्विस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से अगर वो तमाम चीजें इस तरीके से अंजाम पाएंगी तो जाहिर है कि फिर उनकी इमेज भी साहब कराची में जमात इस्लामी भी एक बड़ी मौसर ताकत के तौर पर रही है। आपके पास कोई लाएअमल है कि आप भी कराची में अमन को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं? मैं तो अब भी समझता हूं कि जो वाकया पेश आ चुका है कि MQM ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली, खुदा करे सच्ची अलहदगी हो, बाकी रहने वाली हो। पीपल्स पार्टी के अंदर ये सलाहियत और इस्तेदाद मौजूद है कि वो अक्सरियती पार्टी होने के नाते सिंध को रूल करे, गवर्न करे और तमाम बाकी दीगर पार्टियों के साथ ताउन ले। अगर पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव लेगी और लोगों को नजर आएगा कि मस्बत इनिशिएटिव है, तो जुल्फ़िकार मिर्जा को क्यों इन्होंने निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? जो दुरानी था, दुरानी है बल्कि लोकल बॉडीज के मिनिस्टर, उन्होंने भी एक्सपोज किया था MQM को, जुल्फ़िकार मिर्जा ने भी किया था। यानी जुल्फ़िकार मिर्जा तो इस सलाहियत का आदमी मालूम हुआ कि उसको तो मरकजी तौर पर वजीर दाखिला होना चाहिए, कुजा के सूबे से भी उसको हटा दिया गया। इसलिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपने लाएमल का सरनो तय करें, मामलात के अंदर कराची में जिससे चाहे मशवरा करें, लोग मौजूद हैं। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी कराची की सूरत हाल बेहतर बनाने की अहलियत रखती है, तो क्या जमात इस्लामी फिर वहां पर इनसे तावन करेगी? देखिए, अमन के लिए और कराची की फलाह और बहबूद और उसके सवार के लिए हम सबसे तावन कर सकते हैं। इस मामले में किसी बुखल से काम किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम किसी के हाथों इस्तेमाल होने के लिए वहां नहीं बैठे हुए। हम ट्रैप होने वाले लोग नहीं हैं और हम किसी इत्तेफाकी हादसाती तौर पर गलत बात को तस्लीम करके उसको परसू करने वाले भी लोग नहीं है। और पीपल्स पार्टी भी इस बात को जानती है, जिस चीज का नाम कैरेक्टर है वो जमात इस्लामी के पास है, उससे वो वाकिफ। 3 बड़ी पार्टीज वहां पर हुकूमत में मौजूद हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ इस हवाले से इल्जाम तराशी करती नजर आ रही हैं। बहरहाल शाह साहब, कराची में अमन के हवाले से इस्लामाबाद का भी एक रोल होना चाहिए। इस्लामाबाद ने अब तक इस हवाले से कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया है, इस सवाल का जवाब लूंगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, यहां लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कराची में पैदाशुदा सूरत हाल और सवाल ये था कि क्या कराची में अमन को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद संजीदा है? शाह साहब, इस्लामाबाद में तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और रहमान मलिक साहब, खुद प्रेसिडेंट साहब भी कराची जाकर बैठे हैं। क्या आप समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है कराची में अमन के हवाले से संजीदा है और उसे क्या करना चाहिए? दरअसल पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लोगों के एतमाद पर पूरा नहीं उतरता। आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ने APC बुलाई थी एक दफ़ा, तफसील से उसने बात की, कंसेंसस रेजोल्यूशन पास की, लेकिन उस पर 1% भी अमल नहीं हुआ। अगर फैसले इसलिए करने हैं कि उस पर अमल ना किया जाए तो अच्छे से अच्छा फैसला भी डिलीवर नहीं कर सकता, कुरान भी डिलीवर नहीं करता जब तक कि अमल ना किया जाए उस पर। तो इस एतबार से हम समझते हैं APC ज़रूर होनी चाहिए, उससे एक एतमाद पैदा होगा, लोग शेयर करेंगे एक दूसरे को, अच्छे माहौल में होनी चाहिए। लेकिन फिर उसकी जो सिफारिशात है उस पर बिनो अन, मतलब APC आपके ख्याल में इस्लामाबाद में होनी चाहिए या कराची में? नहीं, कराची के बारे में इस्लामाबाद में होनी चाहिए। कराची के बारे में इस्लामाबाद में होनी चाहिए, अच्छी तैयारी के साथ होनी चाहिए और अपने इखलास के, दयानत के हवाले से लोगों पर ये उसका परतव होना चाहिए कि लोग समझें कि वाकई इस पर अमल होगा। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाना चाहिए। शाह साहब, आपने भी ग्रैंड अलायंस की 5 बड़ी पार्टीज के ग्रैंड अलायंस की बात की तो मुझे याद आ गया कि मजहबी जमातों पर भी लोगों ने एतमाद किया था MMA की सूरत में। क्या नई सूरत हाल में हम समझे कि कोई MMA या मजहबी जमातों का कोई अलायंस भी इन इश्यूज के हवाले से वजूद में आ सकता है जो पाकिस्तान को दरपेश है? मेरा तो ख्याल है, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि असल में तो हिज़्ब इख्तिलाफ को मुज्तमा होना चाहिए। अच्छा, बजाय इसके कि मजहबी जमातों का अलग हो, गैर मजहबी का अलग हो। मतलब जो हुकूमत से बाहर जमातें, जो हुकूमत से जेन्युइनली बाहर जमाते हैं और इरादा उनका यही है कि इसको ब्लैकमेलिंग के लिए या अपना कद काट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी, बल्कि अवाम की खिदमत के लिए वो अलायंस बना रही हैं। उनको मिलकर काम करना चाहिए, उनका एजेंडा मुत्तफ़िका होना चाहिए और ये जरूर आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। नहीं, अब मफरूजे पे तो बात नहीं हो सकती, यानी कोई चीज सामने हो तो उस पर ये जो एक तजवीज चल रही है ग्रैंड अलायंस की, आपने देखा ना? देखिए, ये जो 2 पार्टियों का ग्रैंड अलायंस है, इस पे तो सवालिया निशान के अलावा कोई चीज नहीं है। मियां साहब भी नहीं बता सकेंगे कि आखिर MQM के साथ इतनी खुशदिली के साथ और दिलगिरी के साथ जो वो बढ़े, क्या उनके सवालों का जवाब मिल गया है जो 12 मई और 9 अप्रैल के हवाले से थे। तो इसलिए इस ग्रैंड अलायंस के बारे में साहब से तो अच्छे तल्लुकात रहे माजी में जमात इस्लामी के। जी हाँ, APDM बनाया था उन्होंने, उसके सदर थे वो। IGI में भी इकट्ठे रहे, बाइकाट का ऐलान किया था, फिर IGI में भी इकट्ठे रहे। तो इसलिए IGI भी, यानी ये जो
अलायंसेस का बनना है, ये भी सबके सामने है। तो मुस्तकबिल में भी है ऐसा कोई ऑप्शन के इकट्ठा हुआ जाए, मतलब होता रहता है ये सियासत असल में ये एकेडमिक इशू तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल इशू है। तो सियासी हालात जब तकादा करते हैं तो वो जो पार्टियां जमा होती हैं वो भी ये ऐलान कर रही होती हैं कि हम अकेले फला काम नहीं कर सकते, मिलकर इस काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अलायंस की पॉलिटिक्स इसी रूह के साथ हुआ करती है। सब थोड़ा सा खारजा अमूर के हवाले से पाक भारत मुज़ाकराती अमल कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है कि जी मेज़ पे बैठा जाए, दूसरी तरफ से मनमोहन सिंह कहते हैं कि आप अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दें, कश्मीर को छोड़ दें, तीसरी तरफ खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने 28 जुलाई को एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सवाल यह है कि पाक भारत मुज़ाकराती अमल चलना चाहिए और जो कश्मीर कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है क्या पाकिस्तान का आज भी कोर इशू कश्मीर है और इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है बड़ी? देखिए, कोई जी अक्ल आदमी मुज़ाकरात की तो मुखालफत नहीं कर सकता। मुज़ाकरात तो जिंदगी है, उससे लोग शेयर करते हैं, एतमाद को बढ़ाते हैं, गलतफहमियाँ रफा करते हैं और गलतियों को दूर करते हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो, असल इशूज को बैक बर्नर पर रखने के लिए मुज़ाकरात इस्तेमाल हो और असल इशूज को ताक़ नसिया की जीनत बनाने, इस वक्त पिछले 3 महीने में सेक्रेटरीज लेवल के 3 मुज़ाकरात हुए हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी के मुज़ाकरात हुए, डिफेंस सेक्रेटरी के मुज़ाकरात हुए और अब ये जून के अंदर आकर फॉरेन सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात हुए। अब फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से बात, मैं सिर्फ एक झलक आपको दिखाता हूँ। 50 साल पहले फॉरेन मिनिस्टर्स के इसी तरीके से दिसंबर 1962 से मई 1963 तक 6 महीने कलकत्ते में, बंबई में, दिल्ली में, कराची में, पिंडी में, लाहौर में ये मुज़ाकरात हुए। एक तरफ भारत के वज़ीर ख़ारजा सरदार सोरेन सिंह बैठे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठे थे। 6 महीने मुज़ाकरात हुए, नतीजा टाई टाई फिश, वही ढाक के 3 पात, अटूटंग की रट उसी तरह भारत। इसलिए भारत की नफ्सियात को भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ जो लॉबी ये कहती है कि भारत ने इस दफ़ा बंबई के हवाले से ये कह दिया है कि उसने गलती की मुज़ाकरात नहीं जारी रखे, लेकिन फौरन ही अगली बात भी कह देते हैं कि पाकिस्तान को भी कश्मीर के मामले में इसरार नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे भी एक अड़ंगा लगता है और उससे भी रुकावट पैदा। हालांकि असल कोर एजेंडा क्या होना चाहिए फिर कश्मीर के अलावा तो ये असल में कश्मीरियों की जद्दोजहद को सबोताज करने की तजावीज़ है जो इस तरह जो अमन की आशा की बात भी की जाती है। देखिए, अमन इंसाफ से कायम होता है, जुल्म के नतीजे में अमन नहीं कायम हो सकता। लोगों के हक तलफ कर लिए जाए, फौज उन पर मुसल्लत कर दी जाए 7.5 लाख भारत की, और फिर अमन की आशा का राग अलापा जाए। मैं नहीं समझता कि ये कोई सही रुख है। जब आप लोगों को हक नहीं देंगे, उनसे पूरी दुनिया ने वादा किया था, इंटरनेशनल कमिटमेंट है पूरी इंटरनेशनल बरादरी का कि आपको हक के राही दे देंगे, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा, आप तय करेंगे कि भारत के साथ। पाकिस्तान के अवाम तो यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, अपना वजन हमेशा कश्मीरी अवाम के पलड़े में डालते हैं। हुकूमतों का रोल जो है, क्या आज भी पाकिस्तान का कोर इशू कश्मीर इशू है? और मैंने बात की थी कि फजलुर रहमान साहब भी 28 को एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। बस बहुत अच्छा है कि वो बुला रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने बात की है, दावतनामा भी भेजा है। लेकिन असल में पिछले साल जो कश्मीरियों ने सड़कों पर निकलकर जानों के नजराने पेश किए और यूथ ने, जिसको तहरीक पाकिस्तान के बारे में हमारा गुमान ये है कि शायद कुछ नहीं पता होगा कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है तहरीक पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने जान हथेली पर रखकर कहा कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान और नजरिए पाकिस्तान और कश्मीरी किस लिए है। वो बेहतरीन वक्त था कि कश्मीर कमेटी जो थी इस इशू को लाइमलाइट में लाती, रोज़ाना की एट्रोसिटीज़ और रोज़ाना की जो कुर्बानियाँ थीं उस पर पेपर बनाती, अपने सुफरा के जरिए पूरी दुनिया में उसको पहुँचाती, जगह जगह छप सकता है तो छापती, ताकि हमारा इशू री इंट्रोड्यूस हो जाता, री असर्ट कर सकते, हम री असेस कर सकते चीज़ों को, री एवेल्यूएट कर सकते और सही मानों में फिर असरनो अपने पैरों पर खड़े हो सकते। तो अगर उन्हें बुलाया है तो बहुत अच्छी है कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बतौर डिलेइंग टैक्टिक्स के, वन ऑफ द टैक्टिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, इन्हें पहले देखना चाहिए कि 50 साल पहले जब फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे थे उसका नतीजा क्या निकला था और उसके आवारिस क्या। ये दो तरफा तहरीक के नतीजे में ये लोग मेज पे बैठते हैं या अमरीकी प्रेशर होता है इसमें भी? बुनियादी तौर पर तो यूरोपीय यूनियन का और बड़ी ताकतों का प्रेशर है कि फॉर डेकोरेशन पर्पसेस मुज़ाकरात होते रहने चाहिए, ओनली फॉर कॉस्मेटिक रीजंस, ताकि दुनिया को बताया जाए कि भारत में इसके ऊपर बैठा हुआ है, हालांकि उसके साथ बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि पिछले तमाम मुज़ाकरात कई महीनों से
बंबई के मसले पर और दहशतगर्दी के मसले पर हो रहे हैं। मनमोहन सिंह भी जो बयानात दे रहे हैं वो अनमनमोहन सिंह लाइक है, यानी फिल हकीकत वो इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है जैसे बयानात लिखे मालूम होता है उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इसमें होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर पॉलिसी को, कॉज को जितना नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उससे पहले जितनी हुकूमत, इस हुकूमत की भी है कोई कश्मीर पॉलिसी? इस हुकूमत की वही कश्मीर पॉलिसी है कि जो परवेज मुशर्रफ की थी। अलबत्ता उसको स्पेल आउट करने की सलाहियत या हिम्मत अभी इनके अंदर नहीं है, लेकिन ये उसी तरफ मंडलाते हुए नजर आते हैं जो पॉलिसी परवेज मुशर्रफ ने बनाई।